Good morning students. I am Rajan Chipa from प्रज्ञा अकेडमी गंगापुर सिटी। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? चलिए, अब हम पढ़ रहे थे, आपने पढ़ा था रेट लॉ लिखना। अब मान लो कि यदि इस टाइप की रिएक्शन दे रखी है जिसमें इक्विलिब्रियम भी यूज़ हो रहा है और उसके लिए हमें फिर रेट लॉ लिखना है। क्लियर? तो आप जानते हैं कि ये रिएक्शन दे रखी है और इसके लिए रेट लॉ लिखना है। क्या कह रहा है? फॉर ए रिएक्शन द रेट लॉ इज दिस एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन इज, ये मैकेनिज्म दे दी आपके। पहला स्टेप फास्ट है लेकिन इक्विलिब्रियम में है, दूसरा स्टेप स्लो है। क्लियर है? और यहाँ पर कह रहा है प्रूव द रेट लॉ, आपको ये रेट लॉ प्रूव करना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए जिनमें इक्विलिब्रियम भी दे रखा हो और सिंपल भी दे रखा हो तो आप कैसे सॉल्व करेंगे वो देखिएगा। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे आपका स्लोवेस्ट स्टेप कौन सा है। तो स्लोवेस्ट स्टेप आपका सेकंड वाला है। क्लियर है? तो सेकंड वाला स्लोवेस्ट स्टेप है। तो मैं यहाँ से सॉल्यूशन कर देता हूँ आपका स्टार्ट। तो सॉल्यूशन हो गया आपका, ये स्लोवेस्ट स्टेप है तो ये कहलाएगा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। क्या कहा मैंने? द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज नॉन एज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन आएगी, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी वो कितनी आएगी भाई? K2 है यहाँ पर कांस्टेंट। रिएक्टेंट कौन कौन है आपके? NOBr2 और NO। ओके, ये आपके आ गया। रेट लॉ लिख दिया इसका हमने। इस सेकंड स्टेप से जो स्लोवेस्ट स्टेप है उसे ही हम कहते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लेकिन यहाँ जो सेकंड स्टेप है उस सेकंड स्टेप में जो ये NOBr2 यूज हो रहा है वो इंटरमीडिएट है, रिएक्टेंट नहीं है। क्या कहा मैंने? इंटरमीडिएट है। इंटरमीडिएट क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो एक रिएक्शन में प्रोडक्ट है और उसकी अगली वाली रिएक्शन वो एज ए रिएक्टेंट यूज होती है तो वो कहलाएगी आपके इंटरमीडिएट। तो यहाँ देखिएगा आप, ये NOBr2 इंटरमीडिएट है। तो हमें जब भी रेट लॉ लिखना है उस रेट लॉ में, जैसे मान लो यहाँ इंटरमीडिएट आ गया, अब इस इंटरमीडिएट की वैल्यू पुट करनी है और हमें रिएक्शन को इसी फॉर्म में लाना है ताकि हमें रिएक्टेंट मिल सके। क्योंकि इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन तो हम देखेंगे नहीं। तो यहाँ पे अब हमें NOBr2 की वैल्यू निकालनी है तो हम इसका यूज करेंगे इक्विलिब्रियम का। किसका यूज करेंगे? इक्विलिब्रियम का। और जब इक्विलिब्रियम का हम यूज करेंगे तो इक्विलिब्रियम में आपको क्या दे रखा है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे रखा है K1। तो K1 की वैल्यू कैसे निकलेगी? प्रोडक्ट NOBr2 अपॉन रिएक्टेंट NO और इनटू क्या आएगा नीचे? Br2। ये अपन ने वो केमिकल इक्विलिब्रियम वाले कंसेप्ट से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया। क्लियर? फॉर दिस इक्विलिब्रियम रिएक्शन। क्लियर है? अब यहाँ पर जब ये लिख दिया इक्विलिब्रियम से तो हमें यहाँ पर NOBr2 की वैल्यू निकालनी है। तो ये इंटरमीडिएट यही है, तो जो इंटरमीडिएट है उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इंटरमीडिएट की वैल्यू कितनी आएगी? NOBr2 इक्वल्स टू K1 इंटू NO और इंटू Br2। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या करना है? इक्वेशन 1 में NOBr की वैल्यू पुट करनी है फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम यहाँ पर कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। क्या कहते हैं हम यहाँ पर? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो 1 में हम वैल्यू रख दें यहाँ पर रेट इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है? K2 है, फिर NOBr2। NOBr2 की वैल्यू ये रही। कितनी है NOBr2 की वैल्यू? K1 इंटू NO इंटू Br2 और साथ में क्या आ रहा है? NO। क्लियर? ये K2 भी कांस्टेंट है, K1 भी कांस्टेंट है। तो ये दोनों कांस्टेंट है तो इनको मिला के एक नई न्यू कांस्टेंट लिख दें। तो यहाँ रेट इक्वल्स टू आ गई कितनी? K और NO क्या हो गया भाई? NO का स्क्वायर हो गया इंटू आगे क्या बचा? Br2। आ गया भाई रेट लॉ। क्लियर? ये की आ गया सेम, देन हैंस प्रूव्ड। ओके, तो आपको क्या सीखा इसमें? आपको देखो ये इक्विलिब्रियम दे दिया उसने फास्ट और ये एक स्लो स्टेप दे दिया। अब स्लो स्टेप से तो क्या होता है? हमारा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। उससे तो मैंने रेट लिख दी डायरेक्टली, जो अपन को आता है उस कंसेप्ट से, रेट लॉ वाले कंसेप्ट से रेट लिख दी।
क्लियर। अब रेट लॉ वाले कंसेप्ट से जब रेट लिख दी तो बचा क्या, यहाँ पर रेट लॉ वाले से आ गई। अब यहाँ ये कंसंट्रेशन आई NOBr2 की। NOBr2 नॉट ए रिएक्टेंट इन दिस रिएक्शन, NOBr2 इज एन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट है तो हमारे फाइनल रेट लॉ में इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन नहीं आती, उसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन लानी होगी। तो हमें यहाँ पर जो ये फास्ट इक्विलिब्रियम वाला स्टेप दे रखा है, इस स्टेप से मैं NOBr2 की वैल्यू निकालूंगा। तो मैंने यहाँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, क्लियर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल लिया, तो वहाँ से फिर मैंने NOBr2 की वैल्यू फाइंड कर ली, यहाँ से निकाली। तो इस NOBr2 की वैल्यू को फिर मैं यहाँ जो मेरा रेट लॉ है वहाँ रख दिया, तो फाइनल रेट लॉ ये आ जाएगा, क्लियर। तो यदि इसकी ऑर्डर पूछता तो ऑर्डर कितनी आती रिएक्शन की, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आती 2 + 1, 2 विद रेस्पेक्ट टू NO एंड 1 विद रेस्पेक्ट टू Br2, दैट इज 3, क्लियर। कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, क्लियर है चीज। तो ये था इक्विलिब्रियम वाले एग्जांपल्स को सॉल्व करने का तरीका, क्लियर। कोई टेंशन है क्या भाई? चलो और एग्जाम। अब देखिए हमें ये क्वेश्चन दे दिया और इस क्वेश्चन के लिए हमें रेट लॉ पूछे तो कैसे लिखेंगे हम रेट लॉ, वो देखिएगा। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कह रहा है फॉर ए रिएक्शन 2O3 = 3O2 मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज दिस। ये एक स्टेप दे दिया, ये सेकंड स्टेप दे दिया। फिर कह रहा है राइट रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, क्लियर। हमें यहाँ पर रेट लॉ लिखना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को बताना है। तो आप यहाँ पर देखिएगा कैसे लिखते हैं। अब आप यहाँ पे देखिए दो स्टेप है, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है और ये स्लो स्टेप है। तो हमारी जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है वो कौन सी होगी, स्लो वाली होगी। तो ये तो हो गई रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, ओके। अब यहाँ जब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे अपन, तो यहाँ इसकी जब रेट लिखेंगे तो रेट इस पर डिपेंड करेगी स्लो स्टेप पर, तो कितनी आएगी K2O3 इंटू ऑक्सीजन, क्लियर। इक्वेशन 1 आ गया। अब यहाँ जो ये ऑक्सीजन है, ये वाला जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन इंटरमीडिएट है ना भाई, ये यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ पर ये रिएक्टेंट है। तो अब हमें इस एटॉमिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन निकालनी है इस फास्ट इक्विलिब्रियम का यूज करते हुए, क्लियर है। तो फास्ट इक्विलिब्रियम का यूज करेंगे तो अपन बात कर लें फ्रॉम स्टेप फर्स्ट में लिया अपन ने, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 कितना आ गया, प्रोडक्ट में O2 इंटू O है और रिएक्टेंट जो है वो O3 है। मुझे वैल्यू किसकी निकालनी है, O की। तो यहाँ पर O की कंसंट्रेशन कितनी आएगी, ये आएगी आपके K1, ये O3 ऊपर चला जाएगा, तो ये O3 तो चला गया ऊपर और नीचे आ गया आपके O2, क्लियर। ये आ गई आपके एटॉमिक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन। यहाँ पर अपन ने ले लिया इक्वेशन 2। अब पुट द वैल्यू ऑफ O इन इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कर दीजिए O की। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ओके। और फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या होगा, आप यहाँ देखिएगा रेट इक्वल टू कितना आएगा, K2 इंटू O3, यहाँ पे आ गया K1 इंटू O3 अपॉन O2, ओके। K1 और K2 इन दोनों को मिलाकर एक न्यू कांस्टेंट लिख दें, तो यहाँ रेट आ गई आपकी कितनी, रेट आ गई K, ये कांस्टेंट हो गया न्यू, O3 का होल स्क्वायर हो गया और नीचे आ गया O2। ये तो आ गया इसका रेट लॉ, इस रिएक्शन में क्या आ गया, ये तो रेट लॉ आ गया। अब अपन से कोई पूछे सर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपके 2 और नीचे 1 है, तो 2 - 1 दैट इज 1। सो दिस रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर है इसकी, फर्स्ट ऑर्डर है। तो बोलो पहले आया कि नहीं आया, कुछ नहीं करना आपको, जो स्लो स्टेप है वो आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है और उस स्टेप से आपको रेट लॉ लिखना है। फिर वहां पर देखेंगे अगर यहाँ इंटरमीडिएट आ रहा है, भाई ये इंटरमीडिएट आ गया ऑक्सीजन, अगर इंटरमीडिएट यूज हो रहा था हमें इसकी वैल्यू लानी पड़ेगी, तो वैल्यू कहाँ से आएगी, इक्विलिब्रियम से आएगी। कहाँ से आएगी वैल्यू, इक्विलिब्रियम से।
इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना आता ही है आपको, केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा है। अब देखिएगा हम एक क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या दे रहा है यहाँ पर, फॉर ए रिएक्शन H2 + I2 = 2HI, मैकेनिज्म ऑफ ए रिएक्शन इज I2 K1 2I, ये फास्ट इक्विलिब्रियम है। और सेकंड स्टेप है H2 + I K2 H2I, फास्ट इक्विलिब्रियम है। और ये स्टेप दे दिया स्लो। अभी कह रहा है राइट द रेट लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है। अब हमें यहाँ पर रेट लॉ फाइंड करना है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फाइंड करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम आते हैं हमारे स्लोवेस्ट स्टेप पर आना है अपन को। तो स्लोवेस्ट स्टेप ये रहा, और जो स्लोवेस्ट स्टेप है वही क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। क्लियर। और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है तो यहाँ सॉल्यूशन क्या आएगा इसका, यहाँ जो रेट होएगी वो रेट कितनी आ जाएगी, K3 इंटू H2I और इंटू I। अब यहाँ देखिएगा इस रेट लॉ में H2I भी इंटरमीडिएट है और एटॉमिक आयोडीन भी इंटरमीडिएट है, बोथ आर द इंटरमीडिएट। और जब ये दोनों ही आपके इंटरमीडिएट्स हैं, इसका मीन क्या है, जब ये दोनों ही आपके इंटरमीडिएट्स हैं तो इन्हें हमें लाना पड़ेगा इक्विलिब्रियम से। तो मैं दोनों की वैल्यू लाता हूं और वो देखिएगा। आपने यहाँ से जैसे फर्स्ट रिएक्शन का यूज करा, तो फ्रॉम फर्स्ट रिएक्शन क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 = I का स्क्वायर अपॉन I2। क्लियर। तो यहाँ पर I का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया कितना, K1 इंटू I2। ये आ गई आपके इक्वेशन नंबर 2। क्लियर। अब हमें H2I की वैल्यू भी निकालनी है। H2I की वैल्यू निकालनी तो सेकंड रिएक्शन का यूज करना पड़ेगा, और सेकंड रिएक्शन का यूज करेंगे अपन। तो यहाँ अपन बात कर रहे हैं फ्रॉम सेकंड स्टेप। क्लियर। और सेकंड स्टेप का यूज कर रहे हैं अपन, तो क्या आएगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 की वैल्यू, K2 = हो गई H2I अपॉन H2 इंटू I। क्लियर। तो यहाँ पे हमें H2I की वैल्यू निकालनी है। तो H2I = हो गया कितना, ये हो गया आपके K2 इंटू H2 इंटू I। क्लियर। इक्वेशन 3। क्लियर है। अब यहाँ पे हम क्या करें, या तो आप यहाँ पे इस I की वैल्यू रख दीजिए यहाँ से, या पहले यहाँ पे रख लीजिए आप, और यहाँ वैल्यू पुट करिएगा इसमें इक्वेशन 1 में H2I की वैल्यू कितनी है। तो यहाँ पे पहले अपन I की वैल्यू रख लेना भाई, और I की वैल्यू रखेंगे तो H2I = हो जाएगा K2 इंटू H2 और I। एटॉमिक I की कंसंट्रेशन कितनी है, I² ये है। तो I की वैल्यू कितनी आएगी, रूट में आ जाएगी, तो K1 की पावर हाफ और I2 की पावर हाफ। इक्वेशन नंबर 4 ये आ गई आपके इसकी वैल्यू H2I की। H2I की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, I की वैल्यू को भी इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो यहाँ पे क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 4। तो देखिए 1 में आपने कहा रेट = K3, यहाँ पे आ रहा है H2I की जगह पे हमने वैल्यू रखी K2 इंटू K1 की पावर हाफ, और यहाँ पे हो गया H2 और I2 की पावर हाफ। ओके। फिर I की वैल्यू रख दीजिए, कितनी आएगी, इंटू K1 की पावर हाफ और I2 की पावर फर्दर हाफ, यही आएगी। चलो देख लें वो I2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। ओके। फिर यहाँ पे आप देखिएगा इन सबको कांस्टेंट आ रहे हैं ना ये सारे, तो रेट बराबर कितनी आ गई, रेट बराबर आ गई K1 की पावर हाफ, K1 की पावर हाफ K1 हो गया इंटू K2 इंटू K3, और फिर यहाँ पर आ गया H2, I2 की पावर हाफ और I2 की पावर हाफ कितनी बन गई, I2 की पावर 1 हो गई ना भाई। तो ये नए कांस्टेंट हो गए आपके, तीनों को मिला दें एक नया कांस्टेंट आ जाएगा। तो रेट = आ गया आपके K इंटू H2 इंटू I2। क्लियर।
ये आ गया इसका रेट लॉ, कितना है रेट, इक्वेशन नंबर 5। तो कुछ नहीं करना आपको, जो दोनों इक्विलिब्रियम दे रखे हैं उन दोनों इक्विलिब्रियम से दोनों इंटरमीडिएट की कंसंट्रेशन निकालनी है। क्लियर है? एक से I की निकलेगी, एक से H2I की निकलेगी, और उन दोनों वैल्यूज को इक्वेशन 1 में पुट करना है और फाइनल आंसर ये आएगा। ठीक है? अब ये आएगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी आ रही है? अगर कोई मुझसे पूछे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है बेटा, 1 + 1 दैट इज 2, तो सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है ये। कौन सा ऑर्डर की रिएक्शन है? सेकंड ऑर्डर। आप बोलिए अगर ऐसे मैकेनिज्म दे वो इक्विलिब्रियम के स्टेप यूज करके, अगर यहाँ इक्विलिब्रियम नहीं होता तो डायरेक्ट आपको लिखना सिखा रखा है मैंने पहले, लेकिन जब इक्विलिब्रियम यूज हो तो आपको ऐसे यूज करना है। कोई कंफ्यूजन? पढ़ते हैं अगला टॉपिक, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसका नाम है काइनेटिक्स ऑफ द वेरियस ऑर्डर रिएक्शन। और हमारे सिलेबस में 2 ऑर्डर की रिएक्शन की काइनेटिक्स है, 0 ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर। इनके डेरिवेशन भी है, पूरा अपन को पढ़ना है 0 और फर्स्ट। स्पेशली फर्स्ट ऑर्डर तो ढंग से पढ़ना है क्योंकि उसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं सबसे पहले 0th ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है? तो सबसे पहले पढ़ रहे हैं अपन काइनेटिक्स ऑफ 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ बात करूंगा कि सर इसकी डेफिनेशन क्या है, किसे कहते हैं 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है सच रिएक्शंस whose rate is independent from concentration of reactant। क्लियर? या हम दूसरी डेफिनेशन कह दें कि such reactions whose rate is directly proportional to 0th power of concentration of reactant। क्लियर? मतलब ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट, क्या कहा मैंने, ऐसी रिएक्शन जिनकी रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो कहलाती है 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाती है वो? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। जैसे यहां पर ये दे दिया A2 प्रोडक्ट, ये एक रिएक्शन दे दी। अब यहां पर जो इसकी रेट है, रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगी आपके, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द 0th पावर ऑफ ए की 0 पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन को अपन यूं लिख सकते हैं dA/dt, ए के रेस्पेक्ट में। और इसको सिंपली लिखना चाहें तो हम इसको dx/dt भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम इसको? dx/dt। x क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो अपन आगे लेंगे। क्लियर? तो dx/dt ये रेट हो गई आपके, इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा k और इंटू a की पावर 0। क्लियर? तो ये हो गई आपके रेट। तो रेट बराबर क्या है आपके, डायरेक्ट लिख दें अपन dx/dt इज इक्वल टू k इंटू a की पावर 0। क्लियर? और यहां पर dx/dt a की पावर 0 की वैल्यू रख दो, कितनी होगी? 1 होगी, 1 होगी, देन कितना हो गया? k। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 और 2 हैं, ये कहलाते हैं आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन या डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाते हैं? डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है तो आप बताइए। क्लियर है? तो ये है आपके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। हम 2 तरह के पढ़ेंगे, एक डिफरेंशियल और एक इंटीग्रेटेड। क्लियर? तो पहला था ये डिफरेंशियल। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? चलिए अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन। अब हम पढ़ते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर 0 ऑर्डर रिएक्शन। तो 0 ऑर्डर रिएक्शन के लिए आप जानते हैं 0 ऑर्डर का मतलब क्या है, सच रिएक्शंस हुज रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 0th पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? क्या कहलाती है आपके? 0 ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया लेट ए रिएक्शन, रिएक्शन क्या है? A2 प्रोडक्ट है। क्लियर? T = 0 पर इसकी जो कंसंट्रेशन थी वो A मोल पर लीटर थी, और प्रोडक्ट तो 0 होता है। और यहाँ पे T = T पर, एट T = T टाइम इट बिकम A - X मोल
इसमें से x मोल गया ना भाई, मोल पर लीटर। क्लियर? ये एक ही कंसंट्रेशन है। क्लियर है? इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फिर भी अपन दे रहे हैं यहाँ पर। अपन ऐसे ही जानते हैं, आपने इक्विलिब्रियम में पढ़ा है ये सारी चीजें। अब आप देखिएगा यहाँ अपन ने यहाँ लिखा रेट इज इक्वल टू dx/dt आपने क्या कहा, रेट जो है इस रिएक्शन की, चलो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आपको पहले, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a⁴ तो यहाँ पे जो रेट आएगी, रेट का क्या होता है dx/dt, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाएंगे अपन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आ जाएगा k। आप चाहें तो इसको k0 कह दें, मतलब रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। आप चाहें तो k कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी रख दीजिए आप, k या k0, ठीक है ना भाई। और जनरली तो अपन k ही रखते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपने ले लिया a⁴, तो यहाँ ये हो गया dx/dt इज इक्वल टू k0। क्लियर? इक्वेशन 1। ये तो क्या थी आपकी, अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ी, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी। क्या थी ये? तो डिफरेंशियल रेट इक्वेशन थी। अब हम बात करें इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लें, इस dt को इधर ले जाएं, तो यहाँ पे dx इक्वल टू क्या हो गया, dx इक्वल टू हो गया k0 इंटू dt। क्लियर? अब इसका हम क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें, तो ऑन इंटीग्रेशन ऑफ इक्वेशन 2, ओके, और इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू k0 और dt। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, बराबर k0, dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और यहाँ पे इंटीग्रेशन विदाउट लिमिट है, तो एक कांस्टेंट आएगा c, और जो c क्या कहलाएगा, यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहलाएगा। तो ये हो गया इक्वेशन 3, हमने यहाँ लिख दिया, हियर c इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट। ओके, ये हो गया। अब यहाँ पे हम c की वैल्यू निकालें, तो t अपन कहते हैं यहाँ पे एट t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर 0 है, तो t इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 0 है। क्लियर? आई नहीं x की वैल्यू, तो है ही नहीं, प्रोडक्ट बना ही नहीं, तो है ही नहीं कोई प्रोडक्ट कंसंट्रेशन। तो t इक्वल टू 0 पर एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, देन फ्रॉम इक्वेशन 3 में वैल्यू पुट कर दी, t इक्वल टू 0 और x पर x इक्वल टू 0, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो c इक्वल टू क्या आ गया, 0, और c इक्वल टू 0 आ गया। तो फर्दर अपन आ जाए फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या आएगा, x इक्वल टू k0 इंटू टी, और यहाँ पे जब अपन इसको लिखेंगे तो k0 बराबर हो गया x/t। क्या हो गया, k0 इक्वल टू x/t, इक्वेशन 4। और ये जो इक्वेशन 4 आई है, यही कहलाती है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा मैंने इसको, इक्वेशन 4 इज नॉन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जो क्या आया, k0 इक्वल टू x/t। क्या आया, k0 इक्वल टू x/t। तो यहां पर जो आएगा, अपन ने लिख दिया हियर इक्वेशन 4 इज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? इक्वेशन 4 जो है k0 इक्वल टू x/t, इट इज नॉन एज इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब हम यहाँ पर एक काइनेटिक्स का हिस्सा है पूरा, एक काइनेटिक्स में अपन डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखेंगे, फिर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन लिखेंगे, फिर अपन उनकी यूनिट लिखेंगे रेट कांस्टेंट की, और फिर हम यहाँ पर एग्जाम्पल्स लिखेंगे और इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तब जाके एक ऑर्डर की जो भी रिएक्शन है, उस रिएक्शन की काइनेटिक्स कंप्लीट होगी। क्लियर है? तो यहाँ तक कंप्लीट है, आ गया k0 बराबर x/t। अब हम यहाँ पे बात करें यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन,
तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट क्या थी आपके, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ये तो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं लास्ट टॉपिक में, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ओके, और जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए यूनिट निकालें तो यूनिट आएगी आपके यहाँ पर, क्या आती है भाई, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये इसकी यूनिट है किसकी, के नॉट की, कितनी, मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये डायरेक्ट आती है आपको याद है रेट कांस्टेंट, ये के एन इक्वल टू क्या था, के एन इक्वल टू था यहाँ पर कंसंट्रेशन मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एन इंटू सेकेंड इनवर्स या टाइम इनवर्स, यही था। तो यहाँ पे हमने एन की वैल्यू 0 पुट कर दी और आंसर आ गया। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है, कोई टेंशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर हाफ लाइफ टाइम की। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, हाफ लाइफ टाइम। तो व्हाट इज द हाफ लाइफ टाइम, क्या होता है आपके हाफ लाइफ टाइम, वो देखिएगा ऑफ ए रिएक्शन। नाम से ही फेमस है, हाफ लाइफ पीरियड फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ, हाफ लाइफ क्या होती है, वो टाइम जिसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपनी इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ हो जाती है। द टाइम इन विच the concentration of reactant become half of its initial concentration in a reaction is known as half lifetime या half life period। क्लियर? तो यहाँ पे अपन ने कह दिया इसको half lifetime। क्लियर? अब यहाँ पे हमने क्या कहा, हमने कहा कि सर the time in which the concentration of reactant become half of its initial concentration in a reaction is known as half lifetime। ओके, तो यहाँ पर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन ने जैसे बात करें रेट, जो इंटीग्रेटेड रेट लॉ आया फ्रॉम इक्वेशन 4, वो क्या आया, के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी आया, इक्वेशन नंबर 4 थी ये। क्लियर? तो ये यहाँ पे आ गई के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी। अब हम रख रहे हैं टी हाफ, ठीक है ना भाई, हाफ लाइफ पीरियड निकालने, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। तो अपन ने कह दिया एट टी इक्वल्स टू टी हाफ, मतलब जब टी आपका टी हाफ बन जाए तो जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो कितनी रह जाएगी, इनिशियल की आधी रह जाएगी, मतलब कितनी जा चुकी है वहां पर, तो x इक्वल्स टू हो गया a/2। और a क्या है आपके, इनिशियल कंसंट्रेशन थी, अरे a क्या है, स्मॉल a, इनिशियल कंसंट्रेशन थी ऑफ a मतलब रिएक्टेंट। तो यहाँ पे अपन कह दें देन फ्रॉम इक्वेशन, इसको आप कोई भी इक्वेशन दे दें, 4 ही दे दो आप, कोई दिक्कत ही नहीं है। देन फ्रॉम इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में क्या आएगा, के नॉट इक्वल टू हो गया, x की वैल्यू रख दी a/2 टी हाफ। क्लियर? तो टी हाफ को अपन को निकालना है, तो टी हाफ इक्वल टू आ गया आपके कितना, a/2k0। क्या आ गया, टी हाफ इक्वल टू a/2k0। दिस इज द हाफ लाइफ टाइम फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप यहाँ देखें, यदि मैं 2 और k0 ये कांस्टेंट ही एक तरह से इसको हटा दूं, तो टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू a। इसका मतलब क्या है, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्या कहा मैंने, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन द हाफ लाइफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। क्लियर? ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक फॉर्मूला ये आ गया। तो आपके एक फॉर्मूला तो ये यूज होएगा इसके न्यूमेरिकल्स में, और एक फॉर्मूला ये यूज होगा। कोई दिक्कत है तो आप बताइएगा। क्लियर? चलिए
आपने अब तक पढ़ा डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन एंड टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो जीरो ऑर्डर के लिए जो भी अपने काइनेटिक्स पढ़ी, उस काइनेटिक्स में जो जो इक्वेशंस आई हम उनसे ग्राफ बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, जैसे अपन ने बात करा यहाँ फ्रॉम, पहला ग्राफ बनाते हैं अपन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 को यूज करके। इक्वेशन 4 क्या थी, के नॉट इक्वल टू एक्स बाई टी हो गया, तो एक्स इक्वल टू क्या हो गया, के नॉट इंटू टी हो गया। तो ये y बराबर एम एक्स होगी ना इक्वेशन। क्लियर। क्या होगी, y बराबर एम एक्स होगी, एक स्ट्रेट लाइन हो गई जो विदाउट इंटरसेक्ट है। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करें, ग्राफ के लिए y एक्सिस पर तो हमने ले लिया x और x एक्सिस पर ले लिया t। क्लियर। तो यहाँ पर जब ये इक्वेशन डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन की y बराबर एम एक्स है, इसमें c नहीं है, और जिस स्ट्रेट लाइन में c नहीं होता, इंटरसेप्ट नहीं होता, वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है ऐसे। ये स्ट्रेट लाइन हो गई, कहाँ से स्टार्ट हुई, ओरिजिन से, और ओरिजिन से स्टार्ट होगी तो जो इसका स्लोप आएगा, स्लोप क्या है आपका m मतलब के नॉट। तो यहाँ पर जो स्लोप हो गया वो स्लोप हो गया के नॉट। क्या हो गया भाई, स्लोप के नॉट। ये पहला ग्राफ हो गया आपका। क्लियर। फर्स्ट ग्राफ हो गया। सेकंड ग्राफ हम बनाना चाहते हैं, मान लो कि हमें जो इक्वेशन 1 दे रखी थी वो इक्वेशन 1 ये रही है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 से बनाए। इक्वेशन 1 में क्या था, रेट dx बाई dt इज इक्वल्स टू के नॉट और a की पावर 0 था। यही थी इक्वेशन 1। क्लियर। और यही आई थी ना भाई। अब यहाँ पर अपन बनाना चाहें तो यहाँ ग्राफ बनाएंगे अपन रेट में और कंसंट्रेशन ऑफ ए में। तो आप यहाँ देखिए रेट क्या है, ए की कंसंट्रेशन के 0 पावर के, मतलब रेट इक्वल टू कांस्टेंट आ रही है ना भाई, तो रेट डायरेक्ट कांस्टेंट आएगी ऐसे के नॉट। क्लियर। ये ग्राफ हो गया आपका इक्वेशन 1 से। क्लियर है, कोई दिक्कत। अब देखें जैसे अपन ने इक्वेशन 1 का एक और ग्राफ बनाए, तो इक्वेशन 1 ले ली अपन ने इस टाइप से, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या ले लिया अपन ने, dx बाई dt इज इक्वल टू के नॉट। क्लियर। तो यहाँ पर ये ले लिया dx इक्वल टू के नॉट इंटू dt। अब इसका जब इंटीग्रेशन करा रहे हैं तो हम यहाँ पर कंसंट्रेशन रख दें। जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो तो ए नोट हो गई और फाइनल कंसंट्रेशन है वो ए हो गई। तो ए से ए नोट में की जो लिमिट है उसमें हमने इसको क्या कर दिया, रेंज है उसमें हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करेंगे तो ये x आएगा, x में ए नोट और a आएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, ए नोट माइनस ए इज इक्वल टू के नॉट इंटू टी। क्लियर। अब यहाँ पे देखो, इस a को तो उधर ले जाओ और के नॉट टी को इधर ले आइए, तो क्या बनेगा, a इक्वल टू ए नॉट माइनस के नॉट इंटू टी। ये आपने एक इक्वेशन बना ली। मान लो आपने 6 इक्वेशन दे दी, एक ही फॉर्म भी आ गई आपके, कौन सी, रेट लॉ के लिए, ये भी फॉर्म आ गई इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के लिए। तो आप यहाँ पर देखिए ग्राफ बनाते हैं अपन। मान लो किसमें ग्राफ खींच रहे हैं, ए वर्सेस सी। तो यहाँ पे देखो ये हो गया y बराबर माइनस का एम एक्स प्लस सी। क्लियर। तो यहाँ पे हमने ग्राफ खींचा, y एक्सिस पे तो ले लिया आपने a और यहाँ पे ले लिया t। क्लियर। अब यहाँ ग्राफ खींचेंगे इसको, तो ये स्ट्रेट लाइन है लेकिन नेगेटिव स्लोप की है, और यहाँ c आ ही रहा है, c आ रहा है, तो रिएक्शन ऐसे आएगी स्ट्रेट लाइन इसकी। क्लियर। और इसका स्लोप क्या आएगा, माइनस के नॉट। तो यहाँ जो स्लोप आ रहा है इसका, वो स्लोप आएगा माइनस के नॉट। क्या आएगा स्लोप, माइनस के नॉट। अब बताइए तीनों ग्राफ आपको आए कि नहीं आए। क्लियर है। अब एक ग्राफ हम टी हाफ वाली इक्वेशन के लिए ले लेते हैं। तो टी हाफ क्या था इसका, टी हाफ इक्वल टू था ए अपॉन 2 के नॉट, यही था। तो यहाँ पे क्या आ गया, ए का मतलब है इनिशियल कंसंट्रेशन,
तो इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी मान रखी है अपन ने, उस फॉर्म में ए नोट मान ली, क्लियर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, ए नोट इक्वल्स टू, ये वैल्यू क्या आएगी 2k नॉट इंटू टी हाफ, तो ये y बराबर mx हो गया, c है ही नहीं और c नहीं है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगी रिएक्शन, मतलब स्ट्रेट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, ओरिजिन से, तो y एक्सिस पर तो आ गया आपके a नॉट और x एक्सिस पर आपने ले लिया t हाफ, क्लियर। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये स्ट्रेट लाइन आएगी ऐसे, और स्ट्रेट लाइन आएगी तो इसका स्लोप क्या आएगा, m कितना है आपके स्लोप 2k नॉट, तो यहाँ जो स्लोप आया आपका वो आया 2k नॉट, क्या आया स्लोप 2k नॉट, क्लियर। चलिए कोई प्रॉब्लम, चलिए अब हम बात करें एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, हम बात करें तो जनरली आपको जब देखना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन को मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा, तो जनरली या तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, किसमें होंगी, सनलाइट की प्रेजेंस में होंगी, या कोई भी मेटल सरफेस और कैटलिस्ट सरफेस पर होगी, वो भी कौन सा कैटलिस्ट, सॉलिड कैटलिस्ट की सरफेस पर होंगी, तो वो कहलाएंगे आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। और जितनी भी फास्ट रिएक्शन होती है, जो वेरी फास्ट होती हैं, वो भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आती है, क्लियर। अब यहाँ पे हम बात करें जैसे H2 और Cl2 से HCl का फॉर्मेशन, तो फॉर्मेशन ऑफ HCl फ्रॉम H2 एंड Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इसकी ऑर्डर कितनी है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि सनलाइट आ गई। फिर आपने कहा डिकम्पोजिशन ऑफ N2O ऑन हॉट प्लेटिनम सरफेस, तो यहाँ ये PT सरफेस आ गई, तो सरफेस आ गई ना भाई, कैटलिस्ट सरफेस आ गई, तो ये कौन सी ऑर्डर हो जाएगी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगी। फिर डिकम्पोजिशन ऑफ NH3 इन प्रेजेंस ऑफ मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, आ गया ना कैटलिस्ट, तो यहाँ पर आपने लिख दिया मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, क्लियर। तो ये भी जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन ऑफ HI ऑन गोल्ड सरफेस, आपने यहाँ गोल्ड लिख दिया, तो गोल्ड सरफेस जब आप यहाँ पे लेंगे AU, तो ये कहलाएगा आपके क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, क्लियर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन या तो मेटल सरफेस पर होती हैं, या सनलाइट की प्रेजेंस में होती हैं, या बहुत फास्ट होती हैं, वो कहलाती हैं आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ओके, थैंक यू। अभी आप पढ़िएगा, जीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स कंप्लीट कर दी है मैंने, इसको पूरा करिएगा। थैंक यू।